हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्निंग अड्डा। तो लर्निंग अड्डा में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। तो आज हम बात करने वाले हैं भारत के राष्ट्रीय प्रतीकों के बारे में, और ये वीडियो बहुत ही डिटेल्ड होने वाला है। विस्तार से हम इसके विषय में पढ़ेंगे आज। उम्मीद करता हूं इस वीडियो को देखने के बाद आपको भारत के राष्ट्रीय प्रतीकों के विषय में बहुत ही ज़्यादा जानकारी होगी, और सारी प्रतीकों के बारे में लगभग आपको जानकारी होगी, और आप उन्हें समझ पा रहे होंगे और उन्हें कब अपनाया गया ये भी जान रहे होंगे। और अगर वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि इस तरह के सारे वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो को। देखिए, पहला भारत गणराज्य में कई आधिकारिक राष्ट्रीय प्रतीक हैं, जिनमें एक ऐतिहासिक दस्तावेज, एक झंडा, एक प्रतीक, एक गान, एक स्मारक टावर के साथ साथ कई राष्ट्रीय नायकों भी शामिल हैं। सॉरी, यहाँ पे गायन होना चाहिए था, शामिल है। सभी प्रतीकों को विभिन्न अवधियों में चुना गया था। इसमें से जितनी भी प्रतीक हैं, झंडा प्रतीक, एक प्रतीक है, गान है, एक स्मारक टावर है, ऐतिहासिक दस्तावेजेस हैं, इनमें से सभी को अलग अलग तिथियों में चुना गया था। राष्ट्रीय ध्वज का डिज़ाइन आधिकारिक तौर पर 1947 में 22 जुलाई को, राष्ट्रीय ध्वज जो है इसका डिज़ाइन आधिकारिक तौर पर कब स्वीकारा गया? 1947 में 22 जुलाई को, स्वतंत्रता से पहले ही संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था। ठीक है। राष्ट्रीय पशु, पक्षी, फूल, फल और पेड़ और खेल सहित कई अन्य प्रतीक भी हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आएगा। इसमें इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रीय ध्वज का जो डिज़ाइन है आधिकारिक तौर पर कब अपनाया गया था? 1947 में 22 जुलाई को, स्वतंत्रता से पहले संविधान सभा द्वारा अपना लिया गया था। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। तो अपना पहला वाला है कि भारत का राष्ट्रीय ध्वज के विषय में अपन जानने वाले हैं अच्छी तरह से। देखिए, भारत के क्षितिज आयताकार झंडे में केसर, सफ़ेद और भारतीय हरे रंग का होता है। ये क्षितिज आयताकार झंडे में केसर, सफ़ेद और भारतीय हरे रंग होता है। इसमें 24 स्पोक व्हील के साथ नेवल ब्लू रंग के साथ केंद्र में एक अशोक चक्र होता है। क्या होता है केंद्र में? एक अशोक चक्र। इसमें कितने स्कोप होते हैं? 24 का कलर कैसा था? नेवल ब्लू। और इसमें कौन कौन से रंग होते हैं? केसर, सफ़ेद और भारतीय हरे रंग। ठीक है, तो जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं, केसर है, सफ़ेद है, भारतीय हरा रंग है, और यहाँ पे अपना अशोक चक्र है। इसमें 24 स्पोक्स व्हील तो होते हैं, और ये नेवल ब्लू कलर का है। तो हमारा ध्वज आंध्र प्रदेश के श्री पिंगली वेंकैया द्वारा डिज़ाइन किया गया था। कौन किए थे हमारे ध्वज को डिज़ाइन? आंध्र प्रदेश के श्री पिंगली वेंकैया जी। ठीक है, इसे 22 जुलाई 1947 को आयोजित संविधान सभा की एक बैठक के दौरान अपनाया गया था। कब अपनाया गया? 22 जुलाई 1947 को, 1947 को। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। तो चलिए अपने नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। तो अब अपना नेक्स्ट स्लाइड में हम भारत का राष्ट्रीय गान, जो कि हम जानते हैं क्या है, जन गण मन है। यह कवि रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा बंगाली में रचित था। ये कैसा था? रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा बंगाली भाषा में रचित था। 24 जनवरी 1950 को अपने हिंदी संस्करण में अपनाया गया। इस 24 जनवरी 1950 को इसे हिंदी संस्करण में अपनाया गया। इसे पहली बार 27 दिसंबर 1911 को कलकत्ता, अब जो कि कोलकाता है, में गाया गया था। सबसे पहली बार अपना राष्ट्रीय गान को कब गाया गया था? 22 दिसंबर 1911 को। और सबसे पहली जो इसे हिंदी संस्करण में कब अपनाया गया? 24 जनवरी 1950 को। इसका मेन भाषा कौन सी थी? बंगाली। कौन थे रचयिता? रविंद्रनाथ टैगोर जी। ठीक है, तो भारत का राष्ट्रीय गान जन गण मन के विषय में आप जान चुके हैं, और आप ये जरूर याद रखिएगा कि इन्हें हिंदी संस्करण कब में लिया गया, लेकिन सबसे ज़्यादा जरूरी पहले कब गाया गया था, और इसकी स्टार्टिंग भाषा क्या थी? बंगाली। और रचयिता कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर जी। ठीक है, यहाँ आप देख सकते हैं हमारा जो जन गण मन जो मेरा राष्ट्रीय गान है। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में क्या है। भारत का राज्य प्रतीक, इसे अशोक के सारनाथ से राजधानी से लिया गया था। इसे अशोक के सारनाथ से राजधानी से लिया गया था, ऐसे राजधानी से। ठीक है, जो कि यहाँ आप देख सकते हैं। यह भारत में
वाराणसी सारनाथ संग्रहालय में संरक्षित है। भारत में इसे कहाँ रखा गया है? वाराणसी सारनाथ संग्रहालय में, ठीक है। 26 जनवरी 1950 को प्रतीक आधिकारिक तौर पर अपनाया गया। इन्हें कब अपनाया गया? 26 जनवरी 1950 को, ठीक है, इन्हें अपनाया गया। ये आप जरूर याद रखिएगा कि कभी इन्हें अपनाया गया था 26 जनवरी 1950 को, और ये भी कहाँ पे है? वाराणसी सारनाथ संग्रहालय में संरक्षित है, ठीक है। तो चलिए अपने नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। उम्मीद है भारत का राष्ट्रीय प्रतीक जो है अशोक का सारनाथ का जो शेर है, आप इन्हें जान रहे होंगे, इसके संग्रहालय समझ चुके होंगे इसके विषय में। आप इनका ये डेट को जरूर याद रखिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में इस क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, देखते हैं क्या। अब भारत का राष्ट्रीय गीत जो हम जानते हैं कि वंदे मातरम है। राष्ट्रीय गीत के बारे में अभी पढ़ने वाले हैं जो कि वंदे मातरम है। आप इस स्लाइड में चला देख भी सकते हैं, आपको क्लियर वे में नहीं दिख रही है लेकिन आप देख सकते हैं फिर भी। यह 1870 के दशक में बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखी गई एक बंगाली कविता है, ठीक है। हमारा जो राष्ट्रीय गान है जनगण मन, वो भी बंगाली में ही था उसका पहला, लेकिन ये बंकिम चंद्र वो था रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा लिखा गया, लेकिन यह बंकिम चंद्र चटर्जी जी के द्वारा लिखा गया। तो ये इसकी भी स्टार्टिंग भाषा क्या थी? लिखी गई थी किसमें? बंगाली कविता है, ठीक है। 1870 के दशक में लिखी गई थी इन्हें, जिसमें उन्होंने अपने 1881 के उपन्यास कौन सा, नाम इसका बहुत इंपॉर्टेंट है, आनंद मठ में शामिल किया था। इसे उन्होंने किस में शामिल किया था? जो कि उन्होंने 1881 में एक उपन्यास लिखे थे जो कि था आनंद मठ, उसमें इन्हें लिखे थे। कविता रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा गीत में रचित थी। ये जो कविता किसी थी? रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा बंकिम चंद्र चटर्जी जी इसको ये किए थे, लेकिन फिर आखिरकार लेकिन लास्ट में जो ये कविता को गीत के रूप में कौन रचित किए थे? रविंद्रनाथ टैगोर जी। अगस्त 1947 में ब्रिटिश शासन के अंत से पहले कांग्रेस कार्यकारिणी समिति ने गीत के पहले 2 छंदों को अक्टूबर 1937 में भारत के राष्ट्रीय गीत के रूप में अपनाया था। इसको पहले 2 छंदों को कब? 1937 में भारत के राष्ट्रीय गान के रूप में अपनाया था। कब? 1947 में, ब्रिटिश शासन के अंत से पहले ही। आज़ादी के बाद इसे 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया था, ठीक है। इसे कब अपनाया गया पूरी अच्छी तरह से? 24 जनवरी 1950 को, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। वंदे मातरम के बारे में आप सब कुछ समझ चुके होंगे कि इसके लिखे कौन थे इसको बंगाली में? बंकिम चंद्र चटर्जी जी। और उसके बाद से कविता को इसे गीत के रूप में रचित किसने किया था? रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। इन्हें पूरे आज़ादी के बाद कब अपनाया गया? 24 जनवरी 1950 को, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। अब अपना नेक्स्ट है राष्ट्रीय प्रतिज्ञा। हम राष्ट्रीय गीत और गान तो जान लेते हैं, प्रतिज्ञा लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट, इन्हें भी जानना बहुत ज़रूरी है। तो राष्ट्रीय प्रतिज्ञा के बारे में जानने वाले हैं। यहाँ पे देखिए हमारा राष्ट्रीय प्रतिज्ञा है, आप इन्हें पढ़ सकते हैं, पढ़ भी लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही अच्छी प्रतिज्ञा है। यह मूल रूप से 1962 में तेलुगु भाषा में पायदी माररी वेंकट सुब्बाराव, एक लेखक, और ये कौन है? एक लेखक हैं और नौकरशाह हैं, द्वारा लिखा गया था, ठीक है। किसके द्वारा? पायदी माररी वेंकट सुब्बाराव के द्वारा। कब? 1950 में, तेलुगु भाषा में, और सारी बंगाली में थी, लेकिन ये किस में? राष्ट्रीय गीत और गान का पहला वाला जो था कौन था? बंगाली था, लेकिन ये तेलुगु भाषा में लिखी गई थी, ठीक है। कब? 1962 में। तो सबसे पहले इसे स्कूल में 1963 में विशाखापट्टनम में पढ़ाया गया था। सबसे पहले कहाँ पढ़ाया गया था? 1963 में विशाखापट्टनम की स्कूल में पढ़ाया गया था। बाद में इसका अनुसरण विभिन्न क्षेत्रीय भाषा में अनुवाद किया गया। इसका अनुसार जो है किसमें, इसका जो सार वो इसमें विभिन्न क्षेत्रीय भाषा में इसका ट्रांसलेट किया गया, और फिर स्कूलों में इसे पढ़ने का अभ्यास 1965 में 26 जनवरी को पेश किया गया। इन्हें स्कूलों में पढ़ने का जो अभ्यास कब से किया गया? तो 1965 में 26 जनवरी से, ठीक है, 1965 के 26 जनवरी से। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा कि मेरा राष्ट्रीय प्रतिज्ञा, और यहाँ पे आप राष्ट्रीय प्रतिज्ञा देख सकते हैं, मैं पढ़ भी देता हूँ। भारत मेरा देश है, सब भारतवासी मेरे भाई बहन हैं। मैं अपने देश से प्रेम करता हूँ, इसकी समृद्धि एवं विविध संस्कृति पर मुझे गर्व है। मैं सदा इसका सुयोग्य अधिकारी बनने का प्रयत्न करूँगा। मैं अपने माता पिता, शिक्षकों एवं गुरुजनों का सम्मान करूंगा और प्रत्येक के साथ विनीत रहूंगा।
मैं अपने देश और देशवासियों के प्रति सत्यनिष्ठा की प्रतिज्ञा करता हूँ। इनके कल्याण एवं समृद्धि में ही मेरा सुख है। ये हमारी राष्ट्रीय प्रतिज्ञा, बहुत ही प्यारा है। तो चलिए अपना नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। उम्मीद करता हूँ राष्ट्रीय प्रतिज्ञा के बारे में आप जान पाए होंगे। अब अपना नेक्स्ट स्लाइड में है राष्ट्रीय मुद्रा। हम जानते हैं मेरा राष्ट्रीय मुद्रा क्या है, भारतीय रुपया। ठीक है, इनके विषय में कुछ जान लेते हैं। भारतीय रुपया का प्रतीक देवनागरी व्यंजन आर्य से लिया गया है और लैटिन पत्र आर्य को 2010 में अपनाया गया था। ठीक है, लैटिन पत्र आर्य को कब अपनाया गया था, 2010 में। 10 अक्टूबर 1978 को तमिलनाडु के कुलकुरिची में पैदा हुए उदय कुमार धर्मलिंगम, कौन, ये इंपॉर्टेंट है कि उदय कुमार धर्मलिंगम ने भारतीय रुपया के डिज़ाइन जो है कि तमिलनाडु के कालकुरिची में पैदा हुए उदय कुमार धर्मलिंगम जी जो हैं वो है हमारे भारतीय रुपया के डिज़ाइनर। ठीक है, वो IIT गुवाहाटी में भी सहायक प्रोफेसर हैं। ठीक है, तो लेकिन आप देखिए कि 10 अक्टूबर 1978 को तमिलनाडु के कब इसे डिज़ाइन किया गया था, 10 अक्टूबर 1978 को। लेकिन कौन किया था, तमिलनाडु के रहने वाले थे ये, कालकुरिची में पैदा हुए थे ये। तो इसका नाम क्या था, उदय कुमार धर्मलिंगम। तो इस एग्ज़ाम में बहुत अच्छा क्वेश्चन आएगा कि हमारा जो भारतीय नोट है, भारतीय रुपये हैं, मुद्राएं, इसकी जो है कि इसके डिज़ाइनर कौन है, तो उदय कुमार धर्मलिंगम। ठीक है, चलिए अपना नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब देखते हैं हम भारत की राष्ट्रीय नदी कौन सी है, गंगा नदी। इसे 4 नवंबर 2008 को घोषित किया गया था। इसे राष्ट्रीय नदी का घोषित किया गया 4 नवंबर 2008 को। ठीक है, 4 नवंबर 2008 को इन्हें भारत की राष्ट्रीय नदी घोषित की गई। गंगा भारत की सबसे लंबी नदी, मतलब 2510 किलोमीटर से अधिक बहती है। हम याद करते हैं ज़्यादातर 2525, लेकिन 2510 किलोमीटर तक बहती है। यह हिमालय में गंगोत्री ग्लेशियर के स्नोफील्ड में भागीरथी नदी के रूप में उभरता है। ठीक है, ये कहाँ से, हिमालय के गंगोत्री ग्लेशियर के स्नोफील्ड में किस रूप में निकलता है, वहाँ से उभरता है भागीरथी नदी के रूप में। ठीक है, तो हम याद देख रहे हैं कि हम ये कितनी 2510 पर बहती है, मतलब 2525 भी जाते से हम याद करते हैं, लेकिन कोई नहीं, 2510 भी सही है। तो 4 नवंबर 2008 को इन्हें क्या किया गया था, देश की राष्ट्रीय नदी घोषित की गई थी। आप इन्हें यहाँ देख सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में है भारत का राष्ट्रीय पशु। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है, बंगाल टाइगर। लेकिन मेरे एग्ज़ाम में जो आते हैं वो बंगाल टाइगर ऐसे लिख के नहीं देते। इसका नाम आपको साइंटिफिक नाम याद रखना होगा, पैंथेरा टाइग्रिस टाइग्रिस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप जरूर याद रखिएगा, पैंथेरा टाइग्रिस टाइग्रिस। ठीक है, बंगाल टाइगर, यही हमारा क्या है, राष्ट्रीय पशु हैं। अप्रैल 1973 में अपनाया गया था। कब अपनाया गया था, 1973 में। सबसे बड़ा मांसाहार है ये, जो कि भारतीय उपमहाद्वीप में ही सिर्फ पाया जाता है। ये सिर्फ कहाँ पाए जाते हैं, भारतीय महाद्वीप में ही सिर्फ पाए जाते हैं, ये बंगाल टाइगर। ये हमारे क्या हैं, राष्ट्रीय पशु हैं। ठीक है, तो उम्मीद आपको ये समझ में आया होगा। देख सकते हैं आप यहाँ पे बंगाल टाइगर, पैंथेरा टाइग्रिस टाइग्रिस। ठीक है, अपना नेक्स्ट स्लाइड में आप देख सकते हैं भारत की राष्ट्रीय कैलेंडर। भारतीय कैलेंडर शाका युग पर आधारित है। भारतीय कैलेंडर किस पर आधारित है, शाका युग पर आधारित है। उपयोग आधिकारिक तौर पर 1 चैत्र 1879 जो कि शाका युग का है, या फिर 22 मार्च 1957 बोल सकते हैं, में शुरू हुआ। इसका उपयोग कब हुआ, या अगर आप हिंदी में बोल रहे हैं तो 1 चैत्र हिंदी महीने में, तो 1 चैत्र 1879 में शाका युग के आधार पर, या फिर जो कि शाका युग है, या फिर 22 मार्च 1957 को इसका उपयोग शुरू हुआ। मेघनाद शाह कैलेंडर सुधार समिति के प्रमुख थे। मेघनाद शाह जी जो थे इस कैलेंडर सुधार समिति के कौन थे, प्रमुख थे। मौन का दिन बाली में शाका के नए साल का उत्सव है। मौन का दिन जो है बाली में शाका का नए साल का उत्सव है। ठीक है, अब यहाँ थोड़ा उसका देख सकते हैं कैसा वो कैलेंडर होता है। ये हमारे भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर है। तो भारत के राष्ट्रीय कैलेंडर किस युग पे आधारित है, शाका युग पे, आप जरूर याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। अब अपना नेक्स्ट स्लाइड है भारत के राष्ट्रीय विरासत पशु। हम राष्ट्रीय पशु पढ़े थे जो कि थे पैंथेरा टाइग्रिस टाइग्रिस, बंगाल टाइगर इसे बोलते हैं। तो अब हम देख रहे हैं भारत के राष्ट्रीय विरासत पशु को। यह है इंडियन एलिफेंट। इसका भी साइंटिफिक नाम ही एग्जाम में हम लोग को दिया जाएगा ज़्यादातर, एलिफेंस मैक्सिमस इंडिकस। ठीक है, इसका नाम क्या है, एलिफस मैक्सिमस इंडिकस। ठीक है, इंडियन एलिफेंट का।
भारत के पर्यावरण मंत्रालय द्वारा 22 अक्टूबर 2010 को इन्हें राष्ट्रीय विरासत पशु घोषित किया गया। कब? 22 अक्टूबर 2010 को। किसके द्वारा? पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा, भारत के पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा। यहाँ आप देख सकते हैं इंडियन एलिफेंट जो है एलेफस मैक्सिमम इंडिकस, ये नाम आप जरूर याद रखिएगा। तो भारत की राष्ट्रीय विरासत पशु क्या है? इंडियन एलिफेंट। वो राष्ट्रीय पशु था जो पैंथरा टाइग्रिस था, लेकिन एलेफस मैक्सिमस इंडिकस जो है ये भारत की विरासत पशु है, राष्ट्रीय विरासत पशु। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं अपना नेक्स्ट स्लाइड में क्या आता है। भारत की राष्ट्रीय एक्वेटिक पशु मतलब जलीय जीव। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन है? गंगटिक डॉल्फिन, जिसको बोलते हैं प्लेटेनिस्टा गंगटिका। ठीक है, गंगटिक डॉल्फिन जो है हमारा राष्ट्रीय एक्वेटिक पशु है, मतलब जलीय जीव है। इनमें इनका जो साइंटिफिक नाम है प्लेटेनिस्टा गंगटिका। ठीक है, इसे 5 अक्टूबर को घोषित किया गया था राष्ट्रीय एक्वेटिक पशु। ठीक है, गंगा नदी की डॉल्फिन को शहर का प्रतीक घोषित किए जाने पर असम स्थित गुवाहाटी शहर जीव वाला देश का पहला शहर बन गया। तो देख सकते भारत का जो मतलब भारत, जब हम गंगा नदी के डॉल्फिन्स को शहर के प्रतीक घोषित किए जाने पर असम स्थित गुवाहाटी जो है शहर जीव वाला देश का पहला शहर बन गया। गंगा नदी की डॉल्फिन को स्थानीय भाषा में सिहू भी कहा जाता है। गंगा नदी की जो डॉल्फिन है इन्हें शहरी भाषा में क्या कहते हैं? सिहू, मतलब कि एक लोकल भाषा में जिसे सिहू भी कहा जाता है। ठीक है, स्थानीय भाषा में सिहू भी कहते हैं। इन्हें 5 अक्टूबर को घोषित किया गया था। कब? 5 अक्टूबर को। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में क्या है। आप देख पा रहे हो राष्ट्रीय एक्वेटिक पशु आपको याद हो गया होगा कि कौन है? गंगटिक डॉल्फिन। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसके विषय में और इसका सिर्फ ये बात याद रखिएगा, इसको क्षेत्रीय भाषा में क्या बोलते हैं? स्थानीय भाषा में सिहू बोलते हैं, और इसका साइंटिफिक नाम क्या है? प्लेटेनिस्टा गंगटिका। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। चलिए अपन नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। भारत का राष्ट्रीय पक्षी जो है भारतीय मोर, इसको पोवो क्रिस्टेटस कहते हैं। क्या कहते हैं? पोवो क्रिस्टेटस। इसका साइंटिफिक नाम जरूर याद रखिएगा, एग्जाम में मैं बता चुका हूँ कि साइंटिफिक नेम ज़्यादा आता है। तो भारतीय मोर जो है इसका क्या बोलते हैं? पोवो क्रिस्टेटस। ये हमारा क्या है? राष्ट्रीय पक्षी है। 1 फरवरी 1963 को घोषित किया गया इन्हें। राष्ट्रीय पक्षी पोवो क्रिस्टेटस को कब घोषित किया गया? 1 फरवरी 1963 को। भारतीय मोर या नीला मोर पोवो क्रिस्टेटस। ठीक है, इसे भारतीय मोर या नीला मोर जो बोलते हैं, तो इसे ही पोवो क्रिस्टेटस बोला जाता है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। भारत की राष्ट्रीय वृक्ष कौन है? भारतीय बरगद, जिसे बोलते हैं फिकस बैंगलेसिस। आप इनका साइंटिफिक नाम जरूर याद रखिएगा, फिकस बैंगलेसिस, भारतीय बरगद। इसे 1950 को अपनाया गया था। ठीक है, 1950 में से राष्ट्रीय वृक्ष घोषित किया गया भारतीय बरगद को। इसका नाम क्या है? साइंटिफिक नाम फिकस बैंगलेसिस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। भारत का राष्ट्रीय फूल देखिए, राष्ट्रीय फूल है कमल। इसका साइंटिफिक नाम निलुम्बो नुसिफेरा। ठीक है, निलुम्बो नुसिफेरा, आप इन्हें जरूर याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? निलुम्बो नुसिफेरा। ठीक है, यह एक पवित्र फूल है और प्राचीन भारत की कला और पौराणिक कथाओं में एक अद्वितीय स्थिति है इसकी। ठीक है, प्राचीन काल से भारतीय संस्कृति का शुभ प्रतीक रहा है ये। ठीक है, तो आप यहाँ देख सकते हैं निलुम्बो नुसिफेरा क्या है? राष्ट्रीय फूल है भारत का, इसे कमल फूल बोलते हैं हम लोग। नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं, शायद ये अपना लास्ट स्लाइड है। तो चलिए, ये है भारत का राष्ट्रीय फल। भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? आम। इसे क्या बोलते हैं? मंगीफेरा इंडिका। ये याद रखिएगा, आम जो है भारत का जो राष्ट्रीय फल है इसका क्या बोलते हैं? मंगीफेरा इंडिका, साइंटिफिक नाम है इसका। महान मुगल सम्राट अकबर ने दरभंगा में लखीबाग में करीब 1 लाख आम पेड़ लगाए थे। 1 लाख के आसपास आम के पेड़ लगाए थे। तो उस समय में हम इसे क्या करते हैं ना, इसलिए हम इसे क्या करते हैं? अपना राष्ट्रीय फल घोषित करते हैं। और ये भी, और इसे हम अपने स्थानीय भाषा में फलों का राजा भी बोलते हैं। इन्हें बोलते भी हैं फलों का राजा भी। कौन है? आम ही हम लोग मानते हैं आम को ही। तो आम को क्या साइंटिफिक नाम क्या है? मंगीफेरा इंडिका। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा।
सो दिस इज़ द एंड ऑफ वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि इस वीडियो का लाभ आपके दोस्तों को भी पहुंच पाए। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।